नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। टारगेट पर हो सकते हैं कांग्रेस और राहुल। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी पहुंचे देहरादून। यमकेश्वर के तल्ला वनास गांव में मां गढ़वासनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में लेंगे हिस्सा। लोगों को करेंगे संबोधित। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में पहला लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन। 5 आवेदनों को मंजूरी का इंतजार। इतिहास रचने को तैयार उत्तराखंड। पदकों की संख्या 4, अब तक जीते कुल 33 पदक। 4 गोल्ड मेडल भी शामिल। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर लगातार दरक रही कैवारब पुल की पहाड़ी। एनएचपीसी के विशेषज्ञों ने किया निरीक्षण। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है मार्ग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के पहले 10 दिन में पोर्टल पर लिव इन का केवल एक केस रजिस्टर करवाया गया है। अधिकारियों ने दावा किया कि अनिवार्य पंजीकरण के लिए लिव इन युगलों से 5 आवेदन मिले हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से 1 का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 4 अन्य के आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू कर भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया था। यूसीसी के जरिए प्रदेश में धर्म और लिंग से परे हर नागरिक के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे विषयों पर समान कानून लागू हो गए हैं। लिव इन का रजिस्ट्रेशन करवाने पर कपल को क्या क्या जानकारी देनी होती है, आपको बताते हैं। पंजीकरण करते हुए युगल को यह बताना होगा कि कब से लिव इन में रह रहे हैं। जो पहले से लिव इन में रह रहे हैं उन्हें संहिता लागू होने के 1 माह के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। अन्य को लिव इन रिलेशन में आने के 1 माह के भीतर इसकी जानकारी देते हुए पंजीकरण कराना होगा। लिव इन पंजीकरण अथवा लिव इन समाप्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन पर यदि रजिस्ट्रार 30 दिन तक कार्रवाई नहीं करता तो मामला रजिस्ट्रार जनरल के पास चला जाएगा। लिव इन का पंजीकरण रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण, नगर पंचायत व नगर पालिका, निगम व कैंट बोर्ड स्तर पर पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है। वही वित्त मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी। और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे। और ये सत्र बजट सत्र होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि एनएचएआई की ओर से एक्सप्रेस वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा कर जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है। उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो एनएचएआई इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं इसका उद्घाटन किया जाएगा। टिहरी जनपद के वालगंगा घाटी में हर वर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आरगढ़ गौनगढ़ बसंत पंचमी विकास पर्यटन मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। मुख्य अतिथि रहे टिहरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और लंबगांव नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन ने मेले में शिरकत कर क्षेत्रीय लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं समापन के अवसर पर लोक गायक सूर्यपाल श्रीवान, सोहन सिंह वेस्ट, सीमा और केशर पवार ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर चार चांद लगा दिया। तो मैं पहले भी यहाँ मेले में जो है प्रतिवर्ष यहाँ ये मेला होता है और पहले भी इस मेले में आया हूँ। और इस मेले में जो आयोजन समिति है जो इसको जो है भव्य और दिव्य रूप देने का काम करते हैं, मैं उन सभी आयोजन समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने में जो आप भी जो है आयोजन समिति का जो है बराबर जो सहयोग करें। वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच के वारब पुल की पहाड़ी लगातार दरक रही है। बिन बरसात के आए दिन पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, सरकार, भारत के पूर्व प्रमुख, एनएचपीसी लिमिटेड विशेषज्ञ द्वारा कैवारब पहाड़ी का निरीक्षण किया गया। पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, सरकार, भारत के पूर्व प्रमुख, एनएचपीसी लिमिटेड विशेषज्ञ भास्कर दत्त पाटनी ने बताया कि भूस्खलन क्षेत्र को समय रहते बचाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने बताया अगर समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो पहाड़ी का क्राउन ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, जिससे पूरी पहाड़ी कमजोर पड़ सकती है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अल्मोड़ा कैवारब मार्ग से कैवारब से पहाड़ी से पत्थर बोल्डर गिरने व चट्टान खिसकने की आशंका को देखते हुए 1 फरवरी से 17 फरवरी तक मार्ग को रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद किया है। क्वारब एक ऐसी समस्या हो गई है कि वो कुछ साल पहले क्वारब में उस पहाड़ी पे क्रैक आ गए थे और पहाड़ों की एक अपनी तासीर होती है। अगर आपने ठीक समय पे उसको संभाल लिया तो वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। अगर नहीं किया तो फेलियर प्लेन धीरे धीरे उसका क्राउन ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। क्वारब के अगर मामले में आप कहें, क्वारब का आज जो क्राउन है, स्लोप का जो लैंडस्लाइड का क्राउन है, वो करीबन 500 मीटर ऊपर चला गया। और दूसरा जो चट्टानें हैं क्वारब की इतनी कमज़ोर हैं, क्लोराइड सिस्ट है, गार्नेटिफेरस रॉक्स हैं वहाँ पे, और उनको अगर हम सोचें कि देखिए क्वारब का जो अभी जो स्लाइड हुआ वो बिना बरसात के ही हुआ, बरसात भी नहीं हो रही थी, उसके बाद भी वो चल पड़ा। तो पुराना जो फेलियर प्लेन है उसमें ये कमज़ोर चट्टानें होने की वजह से धीरे धीरे नीचे को दरकने लगी है। मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर रिक्शा चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका मुख्य आरोप है कि प्रशासन ने बीमा की व्यवस्था के बिना निजी कंपनी को गोल्फ कार्ट चलाने का ठेका दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा, रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस विरोध के मद्देनजर देहरादून सदर एसडीएम हरिगिरी ने बताया कि रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही गोल्फ कार्ट कंपनी के कर्मचारियों और रिक्शा चालकों के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई है और तय किया गया है कि मसूरी में नई
निर्वाचित बोर्ड का गठन हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई बोर्ड मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर निर्णय लेगी। गोल्फ कोर्ट कार का तो हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी इंश्योर नहीं है। कल कोई घटना होगी, हमारे इस गोल्फ कोर्ट कार में पर्यटक बैठेगा, उसकी अगर कोई जवाब दे लेते हैं तो हम इसको चलाएंगे, लेकिन हम तब तक नहीं चला पाएंगे इसको जब तक इसका कोई जवाबदेह अधिकारी जवाबदारी न ले और आरटीओ इसको पहले परमिशन दे के सर। ये तो गोल्फ कोर्ट कार जो है ग्राउंड में चलती है, ग्राउंड के लिए कमर्शलाइज गाड़ी ही नहीं है। और साथ साथ जो घटना होगी उसका जवाबदेह कौन बनेगा, जब तक ये जवाबदारी नहीं दे हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। और हमारी जो नई पालिका बोर्ड अभी गठन हुई है, गठित हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएंगे, उन पे भरोसा है। अगर वो ठोस निर्णय लेते हैं हमारे पक्ष में तब हम इसको चलने देंगे। पता है कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है और कुछ चीज़ों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्राट लोग भी बैठे हुए थे। तो चीज़ें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो दो तीन चीज़ें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं। और अगर वो पूरे गोल्फ कार्ट को मजदूर एसोसिएशन के लोग चलाते हैं तो वही चलाएंगे। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में बंगाल की वीणा शाह ने लॉन बॉलिंग महिला वर्ग में एज ग्रुप +25 में स्वर्ण पदक जीता। भाई, उनका इस प्रतियोगिता में अब तक का सफर कैसा रहा और इस गोल्ड को पाने के लिए उनको कितनी मेहनत और इंतजार करना पड़ा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने बंगाल की महिला खिलाड़ी वीणा शाह से खास बातचीत की। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में लोन बॉलिंग के कैंपस में हम उपस्थित हैं। लोन बॉलिंग 2 एज ग्रुप में खेला जाता है, एक 0 से 25 और दूसरा 25 से एबव। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल की वीणा शाह जी हैं जिन्होंने महिला 25+ में गोल्ड जीता है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो गोल्ड जीतने के लिए। कितना संघर्ष करना पड़ा इस पदक के लिए? सब यहाँ पे क्वालिफायर्स के बाद हम लोग आए तो सब टीम्स अच्छी ही थी, तो कंसंट्रेशन के संग खेलना पड़ा। सभी टीम जो थी सब अच्छी ही थी, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इस पदक को पाने के लिए कितना जो ट्रेनिंग सेशन था, कितना घंटे आप लोग ट्रेनिंग करती थी, कैसे तैयारी करती थी? अभी हम लोग 3-4 घंटे रोज़ प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ हम कलकत्ता में। और आई थिंक 1 महीने से हम लोग कॉन्स्टेंटली, जब से क्वालिफाई हुए हैं तब से रोज़ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 3-4 घंटा। इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइनली आपने गोल्ड जीता है, कितनी खुशी हुई? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछली बार 2 बार मैंने गोल्ड फाइनल में आके सिर्फ सिल्वर पाया था। अब इस बार फाइनली मुझे गोल्ड मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड में आई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देखती हैं यहाँ? व्यवस्था सब बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं हमारा, और इससे बेटर हो नहीं सकता था। क्या लोगों से अपील करेंगे उत्तराखंड को लेकर के? बहुत सुंदर जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ के तो यहाँ घूमने आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। थैंक यू मैम। तभी हमारे साथ बंगाल की महिला प्लेयर वीणा शाह जी थी, जिनका कहना था, उन्होंने गोल्ड जीता था। उनका कहना है कि उत्तराखंड में जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वह काफ़ी अच्छी हैं और उन्होंने 2 बार इस गेम में ट्राई किया था, 2 बार उनको सिल्वर मिला था और फाइनली इस बार उन्होंने गोल्ड पर निशाना साध लिया। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। सीएम धामी बुधवार को नैनीताल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि प्रदेश में नेशनल गेम हो रहे हैं, जिनका शुभारंभ समारोह 28 जनवरी को हुआ, जहां पीएम मोदी ने खेलों का उद्घाटन किया। आगामी 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम
गोलापार में इस गेम का समापन होना है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। पिछले साल चीन में एशियाई खेलों में कांस्य पदक से चूकने वाले पेरिस ओलंपियन बलराज पनवार ने बुधवार को राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की एकल स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा में जन्मे पनवार ने सेना के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए 7 मिनट और 26 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी पूरी कर अपने स्वर्ण पदक का बचाव किया। उत्तराखंड के नवदीप सिंह और महाराष्ट्र के गुरु प्रताप ने रजत और कांस्य पदक जीता। 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन पनवार ने पिछले साल एशियाई खेलों में पदार्पण करते हुए 4था नंबर हासिल किया। पनवार ने 2023 गोवा राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल स्किल स्वर्ण जीता था। अड़तीसवें नेशनल गेम के 8वें दिन रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक वेलोड्रम में महिला इंडिविजुअल डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्रतियोगिता हुई, जिसमें 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वस्ति सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ओडिशा को गोल्ड मेडल दिलाया, जबकि महाराष्ट्र की पूजा दानोले को सिल्वर और ओडिशा की रेजिया देवी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं पुरुष इंडिविजुअल परस्यूट डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रतियोगिता में 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। एसएससीवी टीम के दिनेश कुमार ने 4 किलोमीटर ट्रैक साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा के नीरज कुमार को सिल्वर मेडल मिला, जबकि पंजाब के हर्षवीर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडिविजुअल टाइम ट्रायल डिस्टेंस ट्रैक साइकिलिंग 500 मीटर महिला प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार की सेलेस्टीना ने गोल्ड मेडल झटका। तमिलनाडु की श्रीमती जे को सिल्वर, जबकि महाराष्ट्र की श्वेता वलु गुंजल को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।